ब्रेक के बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए अब शुरू करते हैं सवालों के दौर को। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल सुमन मैडम से। मैम, आज देखा जाता है कि आम पब्लिक थाने में जाने से डरते हैं। आदमी तो जेंट्स लोग तो डरते ही हैं, लेकिन लेडीज तो और भी ज्यादा डरती है, क्योंकि पुलिस वाले का भी नेचर जनरली अच्छा नहीं देखा जाता। इसके लिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि हर एक थाने में एक महिला प्रतिनिधि को केवल महिलाओं के लिए रखे या नियुक्त करे। मैं आपसे सहमत हूँ कहीं तक, बट अभी तो हम लोग ही चले जाते हैं। आप 100 नंबर पर डायल करें तो आपको थाने में नहीं आना पड़ता, थाने की गाड़ी ही आपके पास आ जाती है, आईओ ही आपके पास आ जाता है। हमारी वुमेन हेल्पलाइन है जिसमें वुमेन स्टाफ है, वुमेन ऑफिसर हैं, वही आ जाते हैं गाइडेंस के लिए। बट वैसे थाने में भी पुलिस में वुमेन पुलिस की परसेंटेज हम इंक्रीज कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले तक परसेंटेज 2.77% थी ऑल इंडिया लेवल में वुमेन पुलिस की, विच हैज नाउ दिल्ली के लिए अब इंक्रीज हो गई अराउंड 7%। तो दे प्लान टू इंक्रीज इट। बीपीआरएनडी ने कहा है कि एटलीस्ट 33% महिलाएं होनी चाहिए पुलिस में, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और ऐसा कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई महिला कर्मचारी हमेशा ही थाने में हो, मतलब पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस पर्सन इज देयर इन द पुलिस स्टेशन। इवन नाइट टाइम में होता है, और हमारी हेल्पलाइन है वो तो 24 आवर्स है ही। आप पूछिए। सुमन मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में सुरक्षा अधिकारी कितने सफल रहे हैं? आई थिंक दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि एक बार DIR के बाद जब वायलेशन होता है किसी ऑर्डर का मैजिस्ट्रेट के बाद, देन जो वायलेट कर रहा है उस ऑर्डर को, उसको पता है कि अब पुलिस के पास मामला चला जाएगा, और जो एक लटकी हुई तलवार थी, जो थ्रेट ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वो सामने होती नजर आती है, तो काफी हद तक होता है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि जैसे अगर बिहार में है या कहीं और है, दिल्ली में रिस्पॉन्स सिस्टम इज वेरी फास्ट, लेकिन अभी शेयर नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ गए हैं कि जस्टिस डिलीवरी में थोड़ा टाइम बढ़ गया है। अगला एक सवाल। कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट से महिला अच्छे व्यवहार का अनुबंध करने का प्रयास करें, जिससे कि पति को हिंसा बंद कराने का आदेश दिया जा सके। इससे अब बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम लोग के महिला पंचायत जो काउंसलिंग का केस करते, इसमें हमारा एक CA का केस हम लोगों के ऊपर हो गया था। उनकी वाइफ हमारे पास आई क्योंकि उसको बहुत मानसिक प्रताड़ना हस्बैंड दे रहा था, और CA को जब हमारे यहाँ से नोटिस गया तो उसने हमारे ऊपर केस कर दिया कि आपने कैसे मेरे को नोटिस भेजा, आपको इतना पावर किसने दे दिया। और इसके बाद जब वो मजिस्ट्रेट के पास वो केस गया और उन्होंने जब सारा फाइल देखा, उन्होंने कहा ये तो हम लोगों का बहुत सारा काम हल्का कर दे रहे हैं, आपको वहीं जाना चाहिए और जाके वहाँ बात कीजिए और अपना केस को वहाँ कोशिश करें सॉल्व करने की। तो इस तरह उन्होंने उस केस को खारिज कर दिया। तो डिपेंड करता है कि जो मजिस्ट्रेट बैठा है उनकी मानसिकता कितना उस पक्ष में है। ये मजिस्ट्रेट की मानसिकता पर डिपेंड करता है, ये बात उन्होंने सही कही। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर है कि जो इस तरीके कमीशन है, दिल्ली वुमेन कमीशन है या नेशनल वुमेन कमीशन है, इनको हमारी लैंग्वेज में आज तक ये कहा गया टूथलेस बॉडीज है। ये बुला तो सकती हैं किसी को, बैठ के बात भी करवा सकते हैं, लेकिन इनको पावर्स नहीं है कि कोई डेटरेंट एक्शन हस्बैंड के खिलाफ या किसी के खिलाफ लें। उस पे काम चल रहा है कि इनको कुछ पावर दी जाए। गवर्नमेंट भी इस पे प्रपोजल उनके सामने है कि इनको पावर दी जाए। ये बात जो ये कह रहे हैं, ये बात ठीक है कि जो ये जिस तरीके की ये बॉडीज क्वासी जुडिशियल बॉडीज बनाई गई हैं, इनको पावर्स नहीं है कुछ करने की। ये किसी को बुरा, जैसे इन्होंने कहा कि मैं भी इस तरीके केसेस हैंडल कर सका हूं, मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए कहा कि दिल्ली वुमेन कमीशन को एक कमीशन था, उसने एक तरीके से NBW इशू कर दी, लिखा हुआ फॉर्म पे आया कि आपको NBW इशू करे जा रहे हैं। तो हमने कोर्ट में जाके कहा ये सिर्फ कोर्ट को पावर है। तो कोर्ट ने कहा ये हमें पावर है, आप नहीं कर सकते, जब तक कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं आता तब तक आपको ये पावर नहीं है। आपका सवाल। औरतें जो होती हैं, जो मैंने कि जो मेंटली जो टॉर्चर होती है अपने घरों में, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर उसे पति या त्याग दे उसे, तो फिर उसे प्रॉब्लम होती है कि वो कहाँ जाए। अगर वो केस में जाती है, वो जीत भी जाती है, तो फिर उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। तो इसके लिए अगर बहुत ऐसे औरतें भी होती हैं, महिलाएं जो केस दर्ज नहीं करती है, वो बहुत डर के रहती है, फिर उसे कैसे लाया जाए समाज में? ऐसे क्या व्यवस्था सरकार कुछ की है कि वो लोगों को ऐसे महिलाओं को यानी कि समाज में लाए कि जो डर रही है या जो मेंटलिटी काफी सेक्सुअल या यानी कि टॉर्चर हो रही है, उसके लिए क्या उपाय किया जा रहा है? और आंगनवाड़ी की क्या भूमिका इसमें है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की? इसमें आंगनवाड़ी या सेल्फ हेल्प ग्रुप की नहीं, लेकिन किसी NGO की भूमिका बहुत अहम है।
ऐसी काफी सारी एनजीओज है, शहरों में भी काम कर रही हैं और ग्रामीण इलाके में भी वो काम कर रही है कि जहां जिस घर में ये प्रताड़ित महिला है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो घरेलू हिंसा का शिकार बनी हुई है, ऐसी महिला ऐसे एनजीओ में जाके अप्रोच कर सकती हैं। उन्हें वहां पे उनको लीगल एड तो दी जाती है, वहां पे उनको एक फाइनेंशियल बैकअप भी दिया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है और काउंसलर के थ्रू उनका भावनात्मक तरीके का उन्हें सपोर्ट भी दिया जाता है। आपका सवाल राजेश सर से मैं पूछना चाहती हूँ कि सर जो इस तरह से घरेलू हिंसा या जो व्यवहार करते हैं उनको मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उनको? जैसा मैंने शुरू में कहा था कि लीगल एंड पुलिस एक्शन बाद की स्टेज है। पहली स्टेज ये है कि बैठ के आपस में वो चीज सुलझा ली जाए, चाहे वो थ्रू काउंसलर हो, चाहे वो थ्रू एनी प्रोफेशनल हेल्प हो साइकियाट्रिस्ट का। तो साइकियाट्रिस्ट का जो रोल है उसमें ये है कि वो उनको मदद करता है दोनों को एक दूसरे को समझने में। कई बार ये होता है कि हम सीधे सीधे बैठ के बात नहीं समझ पाते हैं एक दूसरे की, लेकिन यदि कोई समझाने की कोशिश करे और एक दूसरे पर्सपेक्टिव से वो सेम चीज दिखाए तो हम बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। तो एक तो ये रोल होता है उनका। दूसरा ये होता है कई बार कि जब ये इमोशनल अब्यूज एक बीमारी का सिम्टम है तो वो बीमारी यदि साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज कर ले या मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक डायग्नोज कर ले तो उसका ट्रीटमेंट संभव होता है। और बहुत सी जगह हमने देखा है कि जब वो ट्रीटमेंट हो जाता है तो वही कपल बहुत अच्छे से रह रहा होता है आपस में। कहीं ना कहीं एक बात और भी है राजेश जी, जो मैंने लोगों से सुना कि मनोचिकित्सक के पास जाने का मतलब वो कहते हैं कि पागल हूं क्या मैं? बिल्कुल। तो ये एक सोच को हटाना बहुत सही सवाल किया है आपने। ये एक स्टिग्मा है जो मनोचिकित्सक से जुड़ा हुआ है। फॉर्चुनेटली यदि मैं एक सेंटेंस यहाँ कहूं, मैंने मेंटल हॉस्पिटल में काम किया है 3 साल 20 साल पहले। एक मेडिकल कॉलेज सेटिंग में मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने राम लोहिया जनरल हॉस्पिटल में काम किया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी मैंने काम किया, मैंने अलग अलग फोरम में काम किया। आज से 25 साल पहले दिल्ली में जब मैं था तो जितना मरीज अपने आप में आने से डरता था, आज 30 to 40% मरीज अपने आप आता है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, तो इसी तरह के प्रोग्राम के थ्रू ये संभव हो चुका है, जिसको हम साइको एजुकेशन बोलते हैं। एक बात सुमन जी इसमें एग्री करेंगी, जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही है। अब जो पुलिस के पास मैटर्स आते हैं, वुमेन सेल में इस तरीके के आते हैं, पुलिस भी काउंसलर्स को अपने साथ बिठाती है और साइकियाट्रिस्ट भी उसमें बैठे होते हैं, इसलिए कि पार्टी को ये फील ना हो कि हमें, वो आपने जो कहा कि मैं पागल तो नहीं हूं, वो काउंसलिंग के वक्त बिठाते ही साथ में काउंसलर्स को, ट्रेन काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट को हैं, जिससे बैठ के इनका बात को कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, फैमिली के बीच। यह एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ रहा है। आपस की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो है वो मनोचिकित्सक के एरिया में आ जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती है, छोटी मोटी जो डिप्रेशन एंजाइटी हैं इनके लिए लोग सलाह करते हैं, स्ट्रेस से कैसे कोप करें इसके लिए मनोविज्ञान के अंदर सलाह के लिए लोग पहुंचते हैं। तो सिर्फ पागलपन, जो पत्थर फेंक रहा है, टीवी तोड़ रहा है, थप्पड़ मार रहा है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अब इसका दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिएगा स्मिता।